नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फ्यूचर कोचिंग के अंदर। तो आइएगा आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। और आज की क्लास के अंदर जो हम बात करेंगे वो प्रश्नावली 3.1 यानी कि आपका जो चैप्टर है वो है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब इसमें आपको क्या सीखना है, मैंने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपके इस 3.1 के फर्स्ट पार्ट में उस वीडियो में अपलोड कर रखा है और वहां से जाकर के अच्छे से वॉच कर सकते हो। और इस चैप्टर के अंदर जो हम बात कर रहे हैं इसे हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 2 होने वाला है। और इस लेक्चर नंबर 2 के अंतर्गत हम प्रश्न 2 के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो प्रश्न नंबर 2 को हल करने से पहले क्या करना होगा, कुछ चीजों को बेसिकली चीजें हम जान लेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो शायद ज्यादा आपके लिए ज्यादा हितकारी होगा या ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए वो चीजें क्या हैं जिसको हम समझ लेते हैं पहले। तो बेसिक में आपको चीजें क्या याद रखनी है, बेसिक में अब आपको समझना ये पड़ेगा, इसमें एक क्वेश्चन का जो यहां पर सॉल्यूशन दिया जाएगा इस क्वेश्चन का, तो उस क्वेश्चन में आपको प्रच्छेदित करती हुई रेखाएं, समपाती रेखाएं और समांतर रेखाएं, पहले हम इससे परिचित हो लेते हैं। उसके बाद इसके देखेंगे कि फार्मूला क्या बनेगा इसके ऊपर। और इसके बाद में यह भी देखना होगा कि कब संगत है, किस कंडीशन में असंगत है, क्योंकि इसके अगले वाला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उसमें संगत असंगत ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हम पहले इन चीजों का पहले निचोड़ ही क्यों ना सीख लें जिससे कि इस चैप्टर आसान और ज्यादा बन जाए। तो चलिएगा शुरू करते हैं, इस चीज को देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कोई भी यदि रेखाएं हैं वो प्रच्छेदित कब होती हैं। तो प्रच्छेदित रेखाओं के लिए यहां पर देखना होगा कि इस तरीके से ये जो रेखाएं हमने खींच रखी हैं तो ये रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, एक दूसरे को प्रच्छेदित कर रही हैं। तो एक दूसरे को जैसे ये प्रच्छेदित कर रही हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि जो एक रेखा है तो उस रेखा के लिए मान लिया इस रेखा के लिए हम a1 x प्लस v1 y और प्लस c1 बराबर 0, यानी इस रेखा के लिए यह समीकरण हो गई। और इस वाली रेखा के लिए हम यहां लेंगे a2 x प्लस v2 y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो ये जब दो रेखाएं हैं तो इन दोनों रेखाओं के लिए, एक रेखा के लिए ऊपर वाली समीकरण हो गई, दूसरी वाली रेखा के लिए नीचे वाली समीकरण हो गई। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर दें तो हम उनको कहते हैं प्रच्छेदित रेखाएं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, प्रच्छेदित रेखाएं कहते हैं। तो पहली कंडीशन हमको इसे समझना है। दूसरी कंडीशन में हम बात करते हैं कि कोई भी रेखा है तो वो संपाती कब होती है। ठीक है, संपाती कब रेखा होती है, तो संपाती रेखा की कहानी क्या है, जैसे एक लाइन खींच दी और उसी के ऊपर दूसरी लाइन चली गई, है ना। तो जिस तरीके से यहां पे मैंने ये खींच दी है तो इसके ऊपर ही संपाती रेखा मान लो ये बन जाती है इस टाइप से। तो संपाती रेखाओं में यहां इसके एक के ऊपर दूसरी रेखा यानी कि ऊपर ही खींच दी जाती है सेम, जो पूरा पूरा उसको ढक ले, तो वो संपाती रेखा के अंतर्गत आती है। तो यहां पर भी हमारे पास दो समीकरण होंगी, a1x v1 y प्लस c1 बराबर 0 और यहां होगा a2x v2 y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से ये दूसरी स्थिति बनेगी। तो यहां पहली स्थिति हमने देख ली, यहां दूसरी स्थिति हमने देख ली और एक तीसरी स्थिति बचती है और जो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, अब यहां पे देखना है। तो जैसे एक रेखा हमने यूं खींची और दूसरी रेखा बिल्कुल ऐसे ही खींच दी, कहने का मतलब यहां से यहां तक जो गैप है वही गैप यहां से यहां तक, मतलब दोनों रेखाओं के बीच में आप कहीं तक उन रेखाओं को खींचते जाएं और उन रेखाओं को खींचने पर वो रेखाएं कहीं ना कहीं पर मतलब कहीं भी नहीं मिलने वाली, है ना, एक दूसरे को कहीं पर प्रच्छेदित नहीं करती हैं। तो चाहे आप उन रेखाओं को कितनी लंबी खींचिए और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, है ना। कि जहां तक जाएगी वो प्रत्येक जगह पर उसका स्पेस जो होना चाहिए, उसके बीच का जो माप होनी चाहिए वो बराबर रहनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उनको कहते हैं हम समांतर रेखाएं। तो इस समांतर रेखा के लिए भी हम मान लेते हैं कि पहले वाले के लिए हम क्या लिख लेते हैं, a1 x v1 y c1 बराबर 0। इसके लिए क्या हो जाएगा, a2
एक्स V2 y प्लस C2 बराबर 0। तो इस प्रकार से जो दोनों रेखाएं थी हमारी वो बन चुकी हैं। तो एक 3 कंडीशन हमारे पास बन के तैयार हुई। अब हमको ये देखना होता है कि ये कौन सी रेखाएं हैं। तो मैंने अभी बताया इनको कौन सी रेखाएं बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलेंगे, है ना। इनको हम क्या नाम देंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। इसको कौन सी रेखा बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे संपाती रेखा, है ना। ये संपाती रेखाएं हो गई। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। इसको हम कहते हैं समांतर रेखाएं। तो इस तरह से हमने 3 स्थितियां बनी हमारे पास। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो समांतर रेखाएं हैं ना, इनमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनका एक अद्वितीय हल किसका होता है, ठीक है। यानी कि असीमित अद्वितीय हल किसका है, कहने का मतलब एक हल का मतलब होता है अद्वितीय हल। तो एक हल हो या फिर अद्वितीय हल हो, तो वो कौन सी है, अद्वितीय हल में होता है या एक हल में, कौन सी कैटेगरी आती है तीनों में से। दूसरी चीज है कि अनंत हल किसके होंगे, और तीसरी चीज है कि कोई हल किसका नहीं होगा। तो ये भी कंडीशन यहां पे लागू होती है। तो यहां से आपको 3 से 4 चीजें यहां से क्लियर हो जाएंगी, जिससे आने वाले क्वेश्चन को हम क्लियरली एकदम समझ पाएंगे। तो अब देखिए, पहली चीज ये प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर 3 प्रकार की रेखा हमारी क्लियर हो चुकी हैं। अब इसके बाद में यहां देखना पड़ेगा कि जो समांतर रेखाएं है ना, इनका एक हल होता है। क्या होता है, एक हल, या हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि एक अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। तो यहां हम लिख सकते हैं अद्वितीय हल भी इसी के उसमें आता है, अद्वितीय हल बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर कितने हल होंगे इसके, तो इसमें जो संपाती रेखाएं है ना, वो उसके क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। संपाती रेखा के कितने होते हैं, अनंत हल, या फिर अनेक हल लिख सकते हो, अनंत हल की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद अगला मेरा पड़ता है समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाओं का क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, है ना। तो उसमें क्या लिख सकते हो, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहां ये मिल गया। तो हमारे पास 2 चीजें हम जान चुके हैं। अब हम तीसरी कैटेगरी पे, तीसरी चीज पे बढ़ते हैं, यानी कि कब वो निकाय संगत होता है, कब असंगत होता है। तो मैं बताना चाहूंगा इस तो यहां भी रहेगा। अब देखना यह है कि इन 3 कैटेगरी, मतलब एक अद्वितीय हल के लिए, संगत निकाय के लिए, ठीक है, और इसके बाद में इसका फार्मूला, इन दोनों कैटेगरी का फार्मूला क्या रहेगा, तो वो फार्मूला देख लेंगे। अगर मान लिया कि आपका A1 बटा जो A2 है ना, पहली जो हमारी 2 चर वाली रैखिक समीकरण होगी और दूसरी 2 चर वाली जो समीकरण होगी, उसमें A1 बटा A2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए किसके, B1 बटा B2 के। तो यहां पर ये कैटेगरी जो आती है इस टाइप से, B1 बटा B2, है ना। अगर अब मेन फोकस यहां रहना है, इसी से सारी चीजें पता चलेंगी ऊपर वाली। तो A1 बटा A2 का मान जो है, यदि B1 बटे B2 के बराबर नहीं है, तो उस कैटेगरी में अगर संगत की बात कर रहा है तो निकाय संगत बन जाएगा, ठीक है।
अगर कह रहा है तो इस कंडीशन में अद्वितीय हल वाला पूछा है ना, कि उसका कितना हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। तो इससे ही पता चलेगा। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है तो वो आता है v1 बटा v2 के, तो उस कंडीशन में वो संगत भी माना जाएगा और एक अद्वितीय हल भी माना जाएगा और प्रच्छेदित करती हुई रेखाएं की कैटेगरी में ये फार्मूला आएगा। अब हम दूसरे फार्मूले की बात करते हैं। तो यहां पर दूसरा फार्मूला हमारा तीनों बराबर होते हैं, समपाती के लिए तीनों बराबर होंगे। तो यहां पर सूत्र होगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर इस कैटेगरी में आती है हमारी वैल्यू, है ना, जो निकाय a1 बटा a2 रखेंगे, b1 बटा b2, c1 बटा c2 रखेंगे, और इस प्रकार से तीनों मान एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब है वो संगत निकाय है, इसका मतलब है अनंत हल होंगे, इसी का मतलब होता है समपाती रेखाएं होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहां a1 बटा a2 बराबर तो होता है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर किसके नहीं होता, c1 बटा c2 के। अगर इस वाली कंडीशन में हमारी वैल्यू आती है तो इसके दौरान हम क्या बोल सकते हैं कि भाई ये असंगत निकाय है, ये इसको बोल सकते हैं कोई हल नहीं होगा, इसी को बोल सकते हैं कि समांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, तो आई होप इतनी बेसिकली चीज हमने क्लियर कर ली। अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और आशा करूंगा कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जब इस चीज को समझ ही लिए हैं, अब हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली, हम आराम से उन चीजों को देखेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसको हल कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अनुपातों a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निम्नलिखित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो 3 तरीके का यहाँ पे प्रश्न मांगा गया हमसे, बोला है कि बताओ वो कैसी हैं। तो यहाँ पर जो हमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले प्रश्न का पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या है, 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y और प्लस का कितना है हमारे पास 8 बराबर 3। ठीक है, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ दूसरी समीकरण क्या है हमारी, वो है 7x प्लस 6y 9 माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या देखोगे, ये तो हमारा ये समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारी 2 है। ठीक है, अब जो समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या देखोगे, सबसे पहले हमने जो अभी समीकरण बताई थी a1x प्लस b1y प्लस c, इससे तुलना करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इन दोनों से तुलना करेंगे। तुलना का मतलब होता है कि पहली समीकरण से a1 का मान कितना मिल रहा है आपको 5। ठीक है, b1 से कितना मिल रहा है, चिन्ह सहित लिखना है, b1 का मान है हमारे पास माइनस का 4, c1 का मान कितना है बोलेंगे 8। सही है, ऊपर वाली समीकरण से a1 b1 c1 के सारे मान मिल गए। इसी तरीके से नीचे वाली समीकरण से निकालेंगे a2 बराबर कितना है 7, b2 बराबर कितना है 6 और c2 बराबर कितना है माइनस का 9। ठीक है, तो हमने दोनों मान निकाल लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब क्या करना है, अब ये देखना होगा कि जो a1 बराबर है a1 बटा a2, अब हमें क्या चाहिए, ये सूत्र देखना है ये किस कैटेगरी में आता है। जो सूत्र में जिस तरह का मिल जाएगा, जिस तरह का सूत्र लग रहा होगा, हम उसी तरीके से उसका आंसर का जवाब देंगे कि वो समांतर है या प्रच्छेदी है या संपाती है। अब ऐसे तो हम कुछ नहीं बता सकते, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो a1 बटा a2 अगर यहाँ से निकाल रहा हूं a1 बटा a2 बराबर, तो आपके पास कितना मिलेगा 5/7, क्योंकि a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू कितनी है 7। a1 की जगह 5, a2 की जगह कितना आया 7। अच्छा, दूसरा इसके बाद हम किसका निकाल लें, b1 बटा b2 को देख लें। ठीक है, तथा करके लिख दूं क्या, तथा b1 बटा
V2 बराबर कितना मिलेगा, तो V1 की वैल्यू -4, V2 की वैल्यू कितनी होगी 6 है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि A1 बटा A2 का जो मान है अनुपात में, वो V1 बटा V2 के अनुपात के मान के बराबर नहीं है ना। तो इस कंडीशन में ये जो वैल्यू है हमारी 5/7 और यहाँ जो मान हमारा आया है -4/6, आपस में इक्वल तो है नहीं, बराबर तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि इसलिए क्या हो जाएगा कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है किसके, V1 बटे V2 के, है ना। तो जब बराबर नहीं है V1 बटा V2 के, तो यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन है, ऊपर देख सकते हैं सूत्र में ये वाली है। और ये वाली कंडीशन क्या हमें बताती है कि प्रक्षेपित है। कैसी रेखा है ये, प्रक्षेपित करती है। हमसे प्रश्न भी तो ये पूछा था कि बताइए किस A1 बटा A2, V1 बटा V2, C1 बटा C2 जो दिए गए अनुपात है, उनके अनुपात की तुलना करके, तो हम तुलना करके देख पा रहे हैं कि A1 बटा A2 का मान जो आ रहा है वो V1 बटे V2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर नहीं हो पाएगा किसके, V1 बटा V2 के। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि अतः अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, या फिर अतः दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, सोल्व हो गया। अब हम बढ़ेंगे इसके दूसरे पार्ट की तरफ। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है, तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। और तीसरा क्वेश्चन भी हम यहीं से ले लेंगे, साथ में हल कर लेंगे दोनों। 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 है। और दूसरी हमारी जो चर है रैखिक समीकरण है वो 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 है। तो चलिए ना हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ से आपको A1 बराबर कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, है ना। A2 बराबर कितना मिल जाएगा, चाहे सिर्फ B1 निकाल लो पहले, तो B1 बराबर यहाँ से 3 मिलेगा। और C1 बराबर कितना मिलेगा, 12। यहाँ से देखेंगे A2 बराबर मेरा कितना आएगा, 18। और B2 बराबर कितना आएगा, 6। और C2 बराबर कितना आएगा, 24। ठीक है, अब देखना ये होगा कि अनुपात इनका क्या आता है, A1 बटा A2 बराबर कितना हो जाएगा, 9/18 हो जाएगा। और इसको अगर काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। सही है, भाग लगा के इसको काटोगे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो A1 बटा A2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से B1 बटा B2 का निकाल लेते हैं। तो B1 बटे B2 का, B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है 6। अब इसको भी काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ से भी क्या मिलने वाला है, 1/। ऐसे ही अगला निकालेंगे C1 बटा C2 बराबर क्या हो जाएगा, 12/24। ठीक है, क्या हो जाएगा 12/24। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ पर भी क्या मिला हमारे, ये 1/2 मिल गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होता है बताओ, अतः क्या हो जाएगा कि 1/2, 1/2, 1/2, यानी कि A1 बटा A2 का मान, B1 बटा B2 का मान, C1 बटा C2 का मान सब आपस में कैसे है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर हो गया B1 बटा B2 के, और बराबर हो गया इधर C1 बटा C2। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर निष्कर्ष निकल गया, A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, और वो बराबर है किसके, यानी ये दोनों A1 बटा A2, B1 बटा B2 दोनों ही किसके बराबर है, C1 बटा C2 के।
तो ये किस कैटेगरी में आता था? क्या संपाति में आता था? ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, संपाति में ही आता था। इसमें आता था संपाति में, ना, इसलिए क्या हो जाएगी, रेखाएं कैसी होंगी? संपाति। रेखाएं कैसी हो जाती हैं? संपाति होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से भी देखेंगे। तो यहाँ से a1 बराबर कितना है? 6 है। b1 बराबर कितना हो जाएगा? -3। और c1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। यहाँ से हम a2 की वैल्यू लेंगे। a2 बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। और b2 कितना हो जाएगा, जरा बताओ। b2 बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो गुणांक लेना है, y नहीं लेना। तो y के गुणा में कुछ नहीं है, तो हमने पहले ही बता रखा है कि -1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 तो रहता है ना गुणा में, माइनस चिन्ह है पहले से, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। और c2 बराबर जो बन जाएगा हमारा, वो कितना बन जाएगा? +9। तो यहाँ देखेंगे a1 बटा a2 का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 6/2। और b1 बटा b2 का जो अनुपात आएगा -3/-1। और c1 बटा c2 का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 10/9। अब ये देखना होगा, माइनस से माइनस कटेगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा। क्वेश्चन तो सही है ना मेरा? ठीक है, तो देखना ये है। तो यहाँ पे देख जा सकते हो कि यहाँ देखोगे 2 का 2, 2 3 6, यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी निकल के वो आएगी 3/1। सही है, इसको छोटा करेंगे ना काट के। ठीक है, तो 2 का 2, 2 3 6, तो 3/1 हो गया। ऐसे इसका करेंगे, ये ऑलरेडी पहले से ही 3/1 है, बस माइनस कट गया। अब यहाँ इसको छोटा कर सकते हो? नहीं, मतलब 1 काट सकते हो किसी से, 10 कटेगा तो 9 नहीं कटेगा। मतलब इस तरह से इसको हम तोड़ ही नहीं सकते और हम छोटे फॉर्म में इसको नहीं ला सकते, तो इसको हम 10/9 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार से देख पा रहे होगे कि a1 बटा a2 का मान 3/1 है और b1 बटा b2 का भी मान 3/1 है। तो इस कंडीशन में a1 बटा a2 बराबर किससे हो जाता है? b1 बटा b2 से। लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हो पाता है ना? तो इसलिए हम क्या करेंगे, अतः इसलिए क्या लिखेंगे, a1 बटे a2 बराबर है किसके? b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके? c1 बटे c2, है ना? तो ये वाली कैटेगरी किसमें आती थी? ये आती थी समांतर, जिसमें आती थी समांतर है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, तो हमने आसानी से ये पहले जो क्वेश्चन हमने कराया वो तो फर्स्ट वीडियो में, और सेकंड क्वेश्चन जो हमने करवा दिया ये हमारी सेकंड पार्ट था। और इस सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों प्रश्नों को आसानी से समझ लिया, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो भी संगत असंगत की कहानी होगी। तो वो हम पहले से सारी चीजें बता चुके हैं, बस खाली प्रश्न को लिखना है, प्रश्न को देखना है और आंसर बताना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर अपना 3 देखेंगे, और 3 में क्या है वो भी देख लेंगे। कहता है कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के जो युग्म है वो संगत है या फिर असंगत। तो अब कहानी किसकी चलने वाली है? संगत और असंगत की। ठीक है, संगत और असंगत के लिए मैंने 2 कैटेगरी बताई कि एक a1 बटा a2 होता है। ठीक है, क्या लिखना है? a1 बटा a2 बराबर होता है यदि b1 बटा b2 के। तो ये कौन सी कंडीशन में आती है? नहीं होता है ना, तो किसकी कंडीशन में आती है? संगत वाले में। और अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2, तो ये भी किस में आता है? संगत। सही है, एक ही कैटेगरी बच गई हमारी, वो बच गई a1 बटा a2 बराबर तो होगा b1 बटा b2, लेकिन बराबर किसके नहीं होगा? c1 बटा c2 के। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? असंगत होता है। सही है, क्या हो जाती है? रैखिक समीकरणों के जो युग्म होंगे वो कैसे होंगे? असंगत होंगे। आई होप इस चीज को समझ गए होंगे
तो यानी कि इस कंडीशन में ही केवल असंगत बनेगा, बाद बाकी दोनों कंडीशनों में क्या रहने वाला है, संगत रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिएगा पहला प्रश्न इनका क्या है, पहला प्रश्न है कि 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और बराबर में इन्हें दे रखा है 5। क्या दे रखा है, 5। अब इसके बाद दूसरा जो रैखिक समीकरण है वो है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर में कितना है, 7। अब एक चीज याद रखना कि ऐसी अगर कैटेगरी में बराबर में 0 नहीं होता है जब तक, तब तक आप करोगे गलती, ठीक है, क्योंकि आप अगर बच्चे हो इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाए। तो अगर मैं यहाँ बता दूंगा, देखिए जब भी हम तुलना करते हैं ना तो a1x प्लस b1y और प्लस c1 होता है, बराबर में थोड़ी नहीं होता c बराबर, बराबर में c लिखा होता है, नहीं, c1 कहाँ होता है, प्लस में, बराबर में क्या रहता है, 0। तो हमें अगर ऐसी कैटेगरी में कोई क्वेश्चन मिलता भी है जैसे बराबर में अगर वैल्यू दी है तो आप उस वैल्यू को परिवर्तन करके आप लेफ्ट साइड ले लीजिए, ठीक है, और जैसे लेफ्ट साइड लोगे बराबर क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, और तभी जाकर के आप a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालना और फिर जाकर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए हम यही करेंगे अभी। तो 3x प्लस 2y और ये 5 इधर लेके आते हैं तो किसका बनेगा, माइनस का, बराबर में क्या हो गया, 0। इसी तरीके से यहाँ 2x माइनस 3y और ये प्लस का है उधर, बराबर से इधर आके किसका होगा, माइनस का, और बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ से आपको a1 बराबर कितना मिल गया, 3, b1 बराबर कितना मिल गया, 2, c1 बराबर कितना मिल गया, 5, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस है तो आपको -5 लिखना होगा। तो इससे समीकरण से हमें a1 b1 c1 के मान मिल गए। इसी से हमें किससे मिलेंगे, दूसरी वाली समीकरण से, यहाँ मिलेंगे हमारे लिए a2 बराबर 2, यहाँ लिख लो a2 बराबर 2, b2 बराबर कितना होगा, -3, और c2 बराबर कितना हो जाएगा, -6। सही है। अब यहाँ हम वही देखेंगे कि तुलना करनी है, a1 बटा a2 बराबर कितना हो जाएगा, 3/2, और b1 बटा b2 बराबर कितना हो जाएगा, 2/-3, और c1 बटा c2 कितना हो जाएगा, -5/-6। अब देखना ये होगा क्या इनकी तुलना कर रहे हो, तो a1 बटा a2 का मान 3/2 है, तो b1 बटा b2 का मान 2/-3 है। तो यही वैल्यू, यही अनुपात बराबर नहीं हुआ, यह अनुपात बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ठीक है, किसके बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटा b2 के। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, जरा बताएंगे, अतः रैखिक, ठीक है, क्या बोला था कि रैखिक जो युग्म है वो कैसे होंगे, रैखिक समीकरण के युग्म संगत होंगे, असंगत होंगे, कैसे होंगे। तो यहाँ रैखिक समीकरण जो युग्म है हमारे कैसे हो जाते हैं, संगत, ठीक है, कैसे होंगे, संगत होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन, देखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8, और दूसरा रैखिक समीकरण है 4x माइनस 6y बराबर में क्या है, 9। अब यहां से फिर से वही करेंगे, बराबर से इधर पहले ले लेंगे, तो 2x माइनस 3y और -8 बराबर हो गया 0। यहां से क्या होगा, 4x माइनस 6y, इधर उठा लेंगे माइनस को, 9 हो जाएगा, उधर हो जाएगा मेरा 0। सही है। अब यहां से भी देखना क्या है, यहाँ a1 की वैल्यू ये है तो लिख लो, चाहे a1 बराबर कितना हो गया 2,
और V1 बराबर कितना हो गया -3, C1 बराबर कितना हो गया -8, A2 बराबर कितना हो जाता है 4, B2 बराबर कितना हो जाएगा -6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -9। अनुपात देख लेते हैं, A1 बटा A2 बराबर हो गया 2/4 के, 2/4। दूसरा अनुपात हम देखेंगे कि B1 बटा B2 बराबर होता है -3 बटा -6। ठीक है, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहां से लिखेंगे B1 बटा B2 बराबर -3 बटा -6। अच्छा, इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी बराबर में क्या बनेगा 1/2 बन जाएगा। और इसी प्रकार से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, या काट के क्या बनेगा 1/2। C1 बटा C2 ले लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमारे लिए -8 और बटे -9। इसको आप काट नहीं सकते, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, कट जाएगा और 8/9 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको दिख रहा होगा कि A1 बटा A2 की जो वैल्यू है वो V1 बटा V2 अनुपात के बराबर है, बट C1 बटा C2 के अनुपात के बराबर नहीं है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में जब ये नहीं है तो बताओ कैसे होंगे, वो संगत होंगे या फिर असंगत होंगे, है ना। कैसे हो जाते हैं समीकरण युग्म, इस कंडीशन में क्या रहते हैं असंगत। तो अतः यानी इसलिए हम लिख सकते हैं A1 बटा A2 बराबर है V1 बटा V2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1 बटा C2। तो ये कैटेगरी किसमें आती है, असंगत में आती है ना। तो हम यहाँ लिख सकेंगे कि अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे हो जाएंगे, असंगत होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, असंगत होंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। तो यहाँ से देखेंगे A1 बराबर कितना आ जाएगा 3/2 और B1 बराबर कितना हो जाएगा 5/3, C1 बराबर कितना हो जाएगा 7। इसी प्रकार से A2 बराबर कितना होगा 9, B2 बराबर होगा -10 और C बराबर, एक काम करो इसको इधर ले लो ना, क्योंकि ये वैल्यू जो है ना माइनस की रखनी है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये वैल्यू 7 इधर लाएंगे तो माइनस की 7 होगी। तो मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ और बराबर में क्या कर दे रहा हूँ, सही है। इधर क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया बराबर है। ऐसे ही इस वाले बराबर वाले को इधर लेके आऊंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस और बराबर में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस के 14 हो जाएंगे और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है, बराबर वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे, अक्षांतर करने पे चिन्ह चयन करके लिख देंगे। तो यहाँ से C बराबर हमारा हो गया इतना और C2 बराबर कितना हो जाएगा -14। ठीक है, अब यहाँ देखना है A1 बटा A2 बराबर कितना वैल्यू आएगा यहाँ पे 3/2 और इसके बटे में कितना होगा 3/2 और बटे में होगा 9। ठीक है, P1 बटे B2 बराबर कितना होगा, P1 की वैल्यू कितनी है 5/3 और इसके बटे में क्या आएगा -10। C1 बटा C2 बराबर क्या होगा -7/14। अब इसको सॉल्व करें तो ये देखिए इसके बटे में है, इसके बटे में नहीं तो 1 मान सकते हैं, इसके बटे में, इसके बटे में नहीं, इसके बटे में 1 मान सकते हैं। अब चौथे वाले पद की ऊपर 3 से गुणा होगी तो 1 दिया 3 और 9 दूनी 18 और छोटा करेंगे 3 एकम 3, 3 छक 18।
तो यहाँ हो जाएगा 1/6। ठीक है, समझ में आ गया इतना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ 1 की गुणा 5 से ऊपर तो बनेगा 5 और 10 की गुणा 3 से, तो यहाँ बन जाएगा 10 दिया 30 माइनस का। क्या बन जाएगा, 10 दिया 30 माइनस का। अब 5 एकम 5, 5 छक 30, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 1/6 आ रहा है। कितना आ जाएगा, माइनस का 1/6। तो इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 1/2। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है, ऐसा मत सोचना 1/6, देखो माइनस का अंतर है, तो इसका मतलब यही बराबर नहीं है ना, यही बराबर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B। ठीक है, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। और ये कंडीशन कहां पे आती थी, किसके लिए आती थी, संगत के लिए। किसमें आती थी ये, संगत के लिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत होंगे। ठीक है, कैसे हो जाते हैं ये संगत, समझ में आ गया। क्योंकि हमने कैचिंग गुणा करके उसको नॉर्मल समीकरण नहीं बनाया, ऐसे ही कर दिया, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, वैसे और लॉन्ग बन जाता, ऐसे आराम से हो गया। अच्छा, यहाँ देखेंगे, अब दूसरा भी क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 5x माइनस 3y, इसको इधर ले आओ, -11 बराबर 0। और समीकरण 2 में क्या है, इतनी बातें कर रहे हो तुम लोग, 3 बार कम से कम देख चुके तब भी बातें नहीं बन रही तुम्हारी। माइनस का 10x प्लस का 6y, और ये उधर से आएगा माइनस का हो जाएगा 22। अब 22 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ देखेंगे A1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5, B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस की, और C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11। फिर यहाँ देखेंगे A2 बराबर माइनस का 10 और B2 बराबर कितना हो जाएगा, 6, C2 बराबर कितना हो जाएगा, -20। अनुपात ले लेंगे, A1/A2 बराबर में आएगा 5/-10, 5/-10। इसको काट देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी माइनस का कितना आएगा, 1/2। V1/V2 का अनुपात निकालेंगे, क्या मिलेगा, तो बोलेंगे -3 और बटे में 6, इसको भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का क्या बचेगा, 1/2। अब आते हैं नीचे C1/C2 पे, तो C1/C2 का रेशो देखेंगे तो माइनस का 11 कितना हो जाएगा, -22। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये ऑलरेडी पहले से माइनस का था क्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, और ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, फिर प्लस की होगी, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो इस कंडीशन में यहाँ पर भी क्या आया, 1/। तो इस टाइप से आप देख पा रहे हो A1/A2 का अनुपात बराबर है किसके, B1/B2 पे, और B1/B2 का अनुपात बराबर है C1/C2, यानी तीनों ही अनुपात आपस में बराबर है। अब जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बताइए, संगत कहते हैं ना। कैसा क्या बोलेंगे इसको, संगत लिखेंगे। इसलिए A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, बराबर है C1/C2, मतलब तीनों आपस में अनुपात बराबर है। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म कैसे बन जाएंगे, संगत। ठीक है, संगत होंगे। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। एक इसका पार्ट और बचा है, वो भी अभी करते हैं, नोट करो।
तो मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन मैं नहीं करा था। अब पांचवा कौन सा क्वेश्चन जो करना है ना, खुद से कर। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन क्या करोगे, खुद से करोगे। अब इसका वर्क जो रहेगा आपका रहेगा काम करने का, HW में आप घर से करके लाओगे। यदि नहीं होता है तो कल की क्लास को शुरू कराने से पहले हम इस क्वेश्चन को आराम से करा देंगे। ठीक है, और जिसका बच्चे का आंसर आए तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार थम्स अप करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।